के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है यूपी बीमारू प्रदेश से निकलकर बना नंबर 1। जी हाँ, यूपी जो पहले बीमारू प्रदेश कहा जाता था वो अब वहाँ उस श्रेणी से निकल करके नंबर 1 हो गया है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं। क्या ये बात सच है? अगर सच है तो कितनी सच है? क्योंकि इससे पहले भी जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आई, चाहे 2007 में बसपा आई हो, उसने कहा था कि वो प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहती है। अखिलेश यादव आए 2012 में, उन्होंने कहा वो प्रदेश को उत्तम नहीं बल्कि सर्वोत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी आई और अब उनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि यूपी बीमारू प्रदेश से निकल के नंबर 1 प्रदेश बन गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये बीमारू प्रदेश है क्या? बीमारू का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति बीमार है वो उसके करने के लायक कुछ नहीं है और वो अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर पाता है। उत्तर प्रदेश का ये हाल कैसा था और क्या वाकई अब वो नंबर 1 प्रदेश हो गया है? हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, उनसे हम आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते थे। ये पूरी रिपोर्ट देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बीमारू प्रदेश कहते किसको हैं और बीमारू और नंबर 1 का प्रदेश किसको कहते हैं। क्या वाकई हमारा प्रदेश बीमारू प्रदेश की श्रेणी से निकल करके नंबर 1 पर आ गया है? क्या उसकी क्राइटेरिया है? ये सब जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। एक अरसे बाद उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार आई है जो हर तरफ हर दिशा में बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रही है। चाहे आम लोगों की बात करें, किसानों की बात करें, नवयुवकों की बात करें, किसी और क्षेत्र में देख लीजिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में महामारी का प्रकोप हुआ था, किस तरीके से कोविड ने इस इलाके में तहलका मचाया था, लेकिन आज किस दशा में है। देश के दूसरे हिस्सों से कहीं बेहतर दशा उत्तर प्रदेश की है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार ने एक शानदार काम किया है पिछले 5 सालों में, और 2022 में यही जो योगी सरकार का काम है उसे लेकर के हम जनता के बीच जाने वाले हैं। 2022 में एक बार फिर वैसी फतह मिलेगी जैसी 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। सवाल ये उठता है, क्या वाकई यूपी बीमारू प्रदेश की श्रेणी से बाहर आकर नंबर 1 हो गया है? जिस तरह से कोरोना काल में लोगों को बेड और ऑक्सीजन नहीं मिले, लोगों ने अपने जानने वालों और परिवार वालों को तड़प तड़प कर मरते देखा, उस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश तमाम चीजों में नंबर 1 हो गया है। अपराध में नंबर 1 हो गया है, महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 हो गया है, हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, छिनैती, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, इन सब में नंबर 1 हो गया है। बेरोजगारी में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। 45% से ऊपर बेरोजगारी लोग बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज हर आपराधिक क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, महिलाओं के प्रति अपराध के क्षेत्र में, और अगर ये सम्मान की बात है तो स्वतंत्र देव सिंह जी को जरूर ऐसा बयान देना चाहिए। बड़ा उत्तर प्रदेश नंबर 1, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके होल्डिंग बैनर्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश को नंबर 1 दिखाया जा रहा है। और वही प्रचार वाहन इनका गड्ढे में फंस जाता है, जिस गड्ढा मुक्त सड़क की बात करके ये सत्ता में आए थे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, चीरहरण में नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में व्यापारियों पे हमले हो रहे हैं, लूट हो रही है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है, इन सब में नंबर 1 है। इस बात में कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश में अब 1980 वाला प्रदेश नहीं, विकास के अनेकों काम हुए। इन सब के बावजूद अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन क्या हम यूपी को अभी नंबर 1 प्रदेश कह सकते हैं? ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हमारे साथ खास जुड़ चुका है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली ले चलते हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ले चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के सांसदों की बैठक होने जा रही है।
इसमें लोकसभा के सांसद भी हैं और 20 राज्यसभा के सांसद भी हैं। उस सभा में शिरकत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो वहाँ पर 2 दिन वहाँ पर रहेंगे, मीटिंग करेंगे। आज भी सांसदों के साथ मीटिंग होगी जिसमें उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर राधा मोहन सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये वो तमाम सांसद गण हैं जो यूपी के हैं या लोकसभा के भी हैं और राज्यसभा के भी हैं, तो वो सारे सांसद हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राधा मोहन सिंह हैं वहाँ पर, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं और मंडल संगठन जो संगठन के महामंत्री हैं सुनील बंसल वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा यहाँ पर रहेंगे और इनके साथ साथ में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। संदेश दिया जाएगा कि कैसे उत्तर प्रदेश को जीता जाए। कहा यह जा रहा है कि हर सांसद को विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वो विधानसभा में उसको जिता करके लेकर के आए। तो विधानसभा जो सांसद हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जो मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी केंद्र के मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी होगी, उत्तर प्रदेश का जो संगठन है उनकी जिम्मेदारी होगी, जो आरएसएस के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। यानी कि इतना बड़ा एक घेरा बना देंगे कि उससे विपक्ष उसको भेद ना पाए। तो ये सारा, और इसी की कवायद में आज ये मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की ये तस्वीरें हैं जो सीधे आपको दिल्ली से दिखाई जा रही। जी वापस हम अपनी डिबेट पर आएंगे। जी हम ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे जिससे कि आप ये तस्वीरें देखते रहें। और इसी बीच हम अपनी जो हमारी डिबेट है, हमारा जो आज मुद्दा है कि हमारा उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश की श्रेणी से निकल करके बन गया है नंबर 1, इस पर चर्चा शुरू करेंगे। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेत्री या कहें शबनम पांडे जी जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है शबनम पांडे जी आपका। कांग्रेस की नेत्री रफत जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत स्वागत है रफत जी। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में शशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है शशिकांत पांडे जी। और लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर अशोक कैथल साहब जुड़ चुके हैं जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इन तस्वीरों से नजर मत हटाइएगा, इन तस्वीरों पर नजर गड़ाए रखिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के वो सांसद हैं, ये वो नेतागण हैं जो उत्तर प्रदेश की नैया को पार लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग कर रहे हैं। ये हमने आपको अपने मेहमानों से परिचय करा दिया। हम सीधा चलेंगे शबनम पांडे जी का। शबनम पांडे जी, सारी राजनीतिक पार्टियां ये कहती रही 2007 में जब बसपा की सरकार बनी उन्होंने कहा हम प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, अखिलेश ने कहा हम सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे। अब आपकी पार्टी कह रही है कि हमने बीमारू प्रदेश से निकाल करके इसको देश का नंबर 1 प्रदेश बना दिया है। उत्तर प्रदेश को हम पहले बीमारू राज्य माना जाता था और देश में अगर देखा जाए तो हर कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश कभी भी इस टैग से बाहर नहीं निकल पाएगा। पर जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी का राज आया है, उत्तर प्रदेश लगातार अनवरत विकास के रास्ते पे चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, प्रति व्यक्ति आय भी हमारी दोगुनी हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग जो है वो दूसरे स्थान पे है। नौकरी और रोजगार का सृजन पर अगर देखा जाए तो सर्वोच्च प्राथमिकता पे अगर देखा जाए तो बेरोजगारी, जब हमने उत्तर प्रदेश की विरासत संभाली थी 2017 में तो 70.5% थी और आज मार्च 2021 में ये घटकर 4.1% रह गया है। और ये मैं अपने आप इन आंकड़ों को नहीं दे रही हूँ, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ये दावा कर रही हूँ। सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग हैं उनकी स्थापना में देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। बहुत तेजी से ओडीओपी के तहत उद्यमियों का विस्तार हुआ है, स्टार्टअप काफी तेजी से बढ़ा है हमारे प्रदेश में। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवासों को बनाने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी
शौचालय बनाने में, शौचालय निर्माण में, जो महिलाओं की एक सबसे बड़ी मांग थी और सबसे बड़ी जरूरत थी, उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है पूरे देश में। और किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने में जितनी तेजी से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, मुझे लगता है राज्य का कोई भी प्रदेश नहीं रहा, उत्तर प्रदेश उसमें भी प्रथम स्थान पे। सौभाग्य योजना के तहत विद्युत कनेक्शन के वितरण में भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पे रहा है। और केवल इन विकास कार्यों को ही नहीं, अगर आप देखिए तो उत्पादन में भी, खाद्यान्न उत्पादन में गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला, दुग्ध, सबके उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। और अगर देखा जाए आस्था के इसमें, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कुंभ हुआ, जिसमें 24 करोड़ से ज्यादा लोग आए, और कुंभ का पहली बार कुंभ में ऐसा आयोजन हुआ कि एक भी क्राइम रिपोर्ट नहीं किया गया, और बहुत ही सुचारू रूप से हमारा इसका समापन हुआ कुंभ का। और समापन हुआ कुंभ का। ठीक है शबनम पांडे जी, आपका जी शबनम पांडे जी, आपको समय से ज़्यादा समय मिल गया है। इसका मतलब मैंने मान लिया कि आपके हिसाब से हम बीमारू प्रदेश से निकल चुके हैं और देश में नंबर 1 प्रदेश हो गए हैं। इस बीच हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रोहित सक्सेना भी हमारे साथ जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है रोहित जी आपका भी। बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। सीधा रुक करेंगे रफत जी का। रफत जी, आपने देखा शबनम पांडे जी ने गिना दिया पूरा आंकड़ों समेत कि कैसे उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश से निकल करके देश का नंबर 1 प्रदेश बन गया है। सबसे पहले तो प्रदीप जी, बातें करने में कुछ नहीं जाता, आप कहते रहिए, लेकिन अगर बाहर नहीं है, लेकिन बीजेपी के हिसाब से बागों में बाहर है। तो आज CSMI की, कल ही की हम हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट हम देख रहे थे, कल हम पेपर पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा था बेरोजगारी प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। 18 जुलाई को बेरोजगारी प्रतिशत 5.98%, और 25 जुलाई को 7.14, शहरी बेरोजगारी 8.1, यानी कि लगातार बढ़ोतरी हो रही बेरोजगारी में। और शबनम जी के आंकड़े कहाँ से लाती हैं, ये पता नहीं, वो कौन सी किताब है जो आंकड़े अच्छे से बता लेते हैं ये लोग। और सिर्फ जुमलेबाजी में माहिर लोग हैं ये। अगर यही जो सरकार आज इनकी यहाँ पे लगातार चुनावी मोड में रहती है, अगर यही सेकंड लहर में, जब कोरोना की सेकंड लहर में यही सरकार अपने मंत्रियों, अपने सांसदों को यही निर्देश देती, तो ये हालात ना पैदा होते जो ऑक्सीजन की कमी से लोगों को मरते तड़प तड़प के देखा है। लेकिन अफसोस, यही सरकार ये कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई है, यानी लोगों ने अपने अपने गले दबा के खुद से मृत्यु को बुला लिया है। तो आज ये सरकार लगातार सिर्फ झूठ, जुमलेबाजी पे आधारित बातें करती है। ये सिर्फ प्रचार प्रसार की सरकार है। आप होर्डिंग देख लीजिए, फ्री फॉर वैक्सीन, लेकिन अगर आप देखिए तो पेड हर जगह, प्राइवेट हॉस्पिटल में पेड वैक्सीन। तो ये सरकार सिर्फ हवा। ठीक है रफत जी, समय लिमिटेड है, दोबारा से आएंगे आपके पास में जी। रोहित सक्सेना जी का रुक। रोहित जी, आपके पास 1 मिनट का समय है। क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश से निकल के नंबर 1 हो गया है? आपको बताऊं, जैसे कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं बीजेपी वाले कि ये नंबर 1 है, मैं सहमत हूँ ये नंबर 1 है, लेकिन ये नंबर 1 है अपराध में, ये नंबर 1 है लोगों की आवाज़ को दबाने में, ये नंबर 1 है आंकड़ों को छुपाने में। क्योंकि यदि ये जिन आंकड़ों को मान करके कह रहे हैं कि ये नंबर 1 हैं और इनके हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप और मेरे हिसाब से देश का सारा मीडिया 1 महीने पहले का हाल ये जानता था कि 3 बार प्रदेश में ऐसा हो गया कि इनको मुख्यमंत्री हटाने की कवायद होती रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाया जाए। यदि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे तो ऐसा क्या समीकरण बन रहा था, ऐसा क्या हो रहा था कि आप उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री को हटाने की बात करी जा रही थी और पूरा देश का मीडिया दिखा रहा था। मैं नहीं कर रहा हूं, पूरा देश का मीडिया। दूसरी बात, जैसे नंबर 1 कहने की बात अपनी कह रहे हैं, इन्होंने होर्डिंग्स कहां लगाई? दिल्ली में कि ये नंबर 1 है। आज की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने प्रोटेक्ट यूपी का विज्ञापन एक राष्ट्रीय इंग्लिश न्यूज़पेपर में करोड़ों रुपए का खर्च करके मुंबई में दिया है। यूपी में नहीं बताया नंबर 1 है या प्रोटेक्ट यूपी के करके। तो मैं आपको बता रहा हूं ये नंबर 1 जरूर है, लेकिन जिन चीजों में क्लेम कर रहे हैं, भाई
किसी भी सकल उत्पाद को नापने के एक पैरामीटर्स होते हैं। और पिछले कोविड काल से आप देख लिए सारी चीज़ें माइनस में गई हैं, चाहे वो आपका कृषि रहा हो, चाहे वो आपका सेवा रही हो, हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ डेप्रिशिएशन हुआ है, डिप करी है, कोई भी चीज़ अप नहीं गई है। और जब इनका वित्त मंत्रालय ये कहता है, जिसने एक रिपोर्ट जारी करी, जिसके मेरे पास आप बोलेंगे तो मैं आपको स्क्रीन दिखा दूंगा, कि सारी चीज़ें माइनस में गई है, तो कौन सा इन्होंने ऐसा काम कर दिया जो प्लस कर लिया है? मुझे बताइए जरा ये। जी बिल्कुल ठीक बात है। बने रहिए तो आप हमारे साथ में रोहित जी। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के कपीश श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है कपीश जी आपका भी। और सीधा आप ही का रुख करूंगा। शबनम पांडे और प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बीमारू की श्रेणी से निकल के नंबर 1 हो गया है। इसको कह रहे हैं दरअसल अर्थशास्त्र में बीमारू शब्द का जिसका प्रयोग किया गया है, शायद अगर हमें बता सके कि बीमारू किसे कहते हैं अर्थशास्त्र में, तो मैं जान लेता कि एक शब्द का शब्दावली प्रयोग कर देने से आप बीमारू से जो है आप बहुत स्वस्थ नहीं हो जाएंगे। हम तो एक बात कह रहे हैं कि जब आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आपको सत्ता हासिल हुई 2017 में, तो हमारी बेरोजगारी दर जो है वो 4.57 थी। लेकिन कोरोना काल के पहले प्रदीप जी ये बेरोजगारी की दर बढ़कर के 9% हो गई, जिसमें 8.6% हमारी शहर की, और इन्हें झेप आती है सत्यता स्वीकार करने में। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं कि अब तो 15% की बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश के अंदर। आज ही गोरखपुर के अंदर एक मिश्रा परिवार का एक सदस्य जिसकी रोजगार चली गई थी, गुहार लगाता रहा लेकिन उसे सर्विस नहीं मिल पाई, और अंत में उसने आज अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अगर इसका सर्टिफिकेट उन्हें लेना चाहते थे ले, क्योंकि बीमारू से ये अगर स्वस्थ हो गए हो तो ये बता दें कहां स्वस्थ हो गए। फिर मुझे एक बात बता दें, कभी इस बजट से पहले के बजट में इन्होंने जो है वो करीब 5 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया था। इस बार उसमें 27,000 करोड़ रुपए और बढ़ा दिए। हम तो ये पूछ रहे हैं, जब आप 3.25 लाख करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए तो खाली बजट दे देने से स्वस्थ हो जाएगा क्या? स्वस्थ हो जाएगा क्या? मैं तो इनकी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके हमको जरा माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखा दीजिए। हमको ये बता दीजिए कि कितना मुद्रास्फीति देश के और प्रदेश के हित में होता है और कितना अहित में होता है। बास्केट ऑफ कमोडिटीज में कौन कौन से तत्व कैसे ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर पे बाहर निकाला जाता है। मैं मान लूंगा कि इनको बीमारू की परिभाषा मालूम है, इनको मान लूंगा कि सकल घरेलू उत्पाद निकालने के लिए किस तरीके से होता है और किस तरीके से कैपिटल इनकम निकाली जाती है। तो यदि इनके प्रवक्ता बताते हैं तो मैं मान लूंगा कि हम लोग बीमारू थे, अब स्वस्थ हो गए। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारे आंकड़े मैं लेकर के बैठा हूं, मैं इसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे हालत खराब कर दूंगा और देश के सामने जो सच्चाई है वो आपके सामने है। आज अगर देश की जीडीपी माइनस में जा रही है तो आप अपना पीठ नहीं रोक सकते। अगर आज बेरोजगारी दर है। ठीक है कपिल जी, आपका समय समाप्त हो गया जी। आ रहा हूँ रोहित जी, आपके पास आऊंगा। पहले बाकी के जो हमारे मेहमान हैं उनको भी चर्चा में शामिल कर लें, फिर आपके पास आता हूँ। हमारे साथ संदीप पांडे जी जुड़े हुए हैं, शशिकांत पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक है। शशिकांत पांडे जी, आपने सत्ता पक्ष की बात भी सुनी और विपक्ष के लोगों को भी सुना, क्या कहेंगे आप? जानते हैं कि भारत का जो है वो एक सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है और इतना बड़े प्रदेश को जिस रूप में मैनेज किया जाना चाहिए, दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद से ही देखें तो जो है वो प्रदेश मिसमैनेज रहा। उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इसका सकल जो विकास होना चाहिए था और एक इवेंट डेवलपमेंट होना चाहिए था उत्तर प्रदेश का, वो नहीं हुआ। मैं बल्कि कहना चाहूंगा कि एक उत्तर प्रदेश दुर्भाग्य से एक मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी, गलत प्राथमिकताओं का शिकार रहा। और खास तौर से जब विकास एक सूचक होना चाहिए था, मानक होना चाहिए था और विकास को केंद्र में रख करके राजनीति होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर जो है 90 के दशक में विशेष करके आप देखते हैं कि जाति की, धर्म की, संप्रदाय की राजनीति हुई और प्राथमिकताएं जो है वो सरकारों की जो है वह विकास रही नहीं। विकास की बातें बहुत सारी की गई, जैसे कि अभी बहुत सारी आंकड़ों की बात हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो हम उम्मीद करते हैं लोकतंत्र में जो समावेशी विकास होता है, जो प्रधानमंत्री भी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, यानी कि अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछना, दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं है। बहुत सारी चीजें सरकारों ने योजनाएं चलाई हैं, वो गिना भी देंगे उसको,
लेकिन क्या वास्तव में जो कतार का अंतिम व्यक्ति है, विकास उस तक पहुंचा है? क्या सही रूप में वह सशक्त हुआ है, शिक्षित हुआ है, जागरूक हुआ है? वो दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारे आंकड़े बता दिए गए, ऐसे बहुत सारे आंकड़े हम बता सकते हैं जहां पर कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो सब सहारन अफ्रीका से भी बुरी स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि जो दक्षिण के 5 राज्य हैं, अगर हम विकास के आंकड़े देखें, जो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं, तो वो बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आसाम, ये जो 5, मणिपुर, ये जो 5 जो लोवेस्ट जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश अभी भी उसमें खड़ा है। तो ये वाकई चिंता का विषय है। चिंता का विषय बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सर, चिंता का विषय बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सर। शशिकांत जी बने रहिए हमारे साथ में, आपके पास भी आऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर अशोक कैथल साहब जुड़े हुए हैं और बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, लखनऊ में प्रोफेसर हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इकोनॉमी बनाने की बात की गई थी, हम कहां तक पहुंचे इसको लेकर के? और जो 4 लाख FDI आने की बात की गई थी, उसका सच क्या है? देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा प्रदीप जी कि उत्तर प्रदेश जैसी अर्थव्यवस्था जहाँ संभावनाएं अपार हैं, संसाधन है, मानव संसाधन हो चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, बस मंशा का फर्क रहता है कि हम उसको किस तरह से उपयोग में लाएं। अब जहां आंकड़ों की बात अभी कह रहे थे कि नंबर 1 है, कि मैं थोड़ा सा विश्लेषण इसमें देना चाहूँगा आपका। जब हम बात करते हैं 2021 के NSO के, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के आंकड़ों की, तो 7.3% की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट थी, राइट। तो ये आंकड़ा था फिस्कल ईयर 2021 के लिए। उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की GSDP की बात करते हैं तो 2021 में जो पहली बार जो GSDP का आकलन किया गया था वो 17,91,263 करोड़ का था। फिर उसका रिवाइज एस्टिमेट उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था, वो 19,40,527 करोड़ का था 2021 में। और इसके बाद अगर आप देखेंगे मार्च 2021 का आंकड़ा अगर आप उठा के देखें तो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट हुआ था उसका असर ये हुआ कि जो GSDP थी उत्तर प्रदेश की, ये उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी वो नीचे गई 6.4% की दर से। यहाँ पे इसको जानना इसलिए जरूरी था। अब हम बात कर ले जरा सा उत्तर प्रदेश का जो बजट पेश हुआ था, जो GSDP थी 21-22 की, वो 21,73,990 करोड़ की उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये दिया गया था। और 20-21 में ये 19,40,527 करोड़ का था। तो जब ये GSDP 21-22 के बजट में थी तो टोटल एक्सपेंडिचर इन्होंने शो किया था 5,50,271 करोड़ का, राइट। और टोटल रेसिप्ट इन्होंने जो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग जो कंसीडर की थी वो 4,20,672 करोड़ की थी। यहां पे प्रदीप जी जो फिस्कल डेफिसिट निकल करके आ रहा था, जो एस्टिमेट हो रहा था, वो 90,730 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट था, जो 4.17% GSDP का था, राइट। और यहां पे स्टेट के ऊपर जो कर भार था, डेब्ट लायबिलिटी थी, वो 28.1% GSDP की थी। तो ये एक स्थिति है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की, जो आपका जो पूर्व का जो बजट रहा उसके अनुसार अगर हम विश्लेषण कर लें। अब मैं जरा सा ये जो गिरावट आई है, तो मैं एक और आंकड़ा देना चाहूंगा। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो इसमें नेगेटिव ग्रोथ आपको दिखती है -3.5% की 2019-20 में, और यही 20-21 में -5.4% की नेगेटिव ग्रोथ रेट आपको दिखती है। जबकि एग्रीकल्चर में पॉजिटिव ग्रोथ रहती है 6.2% की। एग्रीकल्चर ही वो सेक्टर था जिसने संभावनाएं दी और जिसके आधार पे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी सुदृढ़ होती हुई दिखती है। अब हमारी इकोनॉमी को बचा के रखा जी। अब यहां पे एक चीज और समझने की जरूरत है कि जब हम
रिवाइज एस्टिमेट दे रहे हैं हम 21,73,990 करोड़ की इकोनॉमी की बात करते हैं, तो यहां पे एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत होगी। अगर एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत है, हम कहीं से भी अगर बोरो करते हैं तो हमारा राजकोषीय घाटा ऑटोमेटिकली जो आपको अभी 90,730 करोड़ का दिख रहा है और जो डेट लायबिलिटी अभी 28.1% की दिख रही है, वो कहीं और ऊंची हुई दिखेगी। ठीक बात है। मतलब आप कंक्लूड उसको किस तरह से करेंगे कि क्या हमारा प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बन गया है? देखिए प्रदीप जी, मैंने पहले ही शुरुआत में कहा, जहां 20 करोड़ के लगभग जनसंख्या हो, जहां प्राकृतिक संसाधन की भरमार हो और मानव संसाधन की भी भरमार हो, बस मंशा का सवाल है। अगर हम उसे इस्तेमाल कर ले जाएं, 100% उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप सीधा जवाब देने से बच रहे हैं। बहुत ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। आप कुछ कहना चाहते, रोहित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए, फिर हम शबनम जी के पास जाएंगे। सीधा सवाल शबनम जी से यहाँ ये करना चाहता हूँ, और आप भी क्योंकि इसके एक बड़े पत्रकार हैं, आपने खुद मार्केट में फील्ड में जाकर के बहुत पत्रकारिता करी है। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ 2020 और 2021 में अगर मैं अर्थव्यवस्था को बहुत साधारण तौर पे बताऊँ तो सकल घरेलू उत्पाद को देखने के लिए पर पर्सन की इनकम और पर पर्सन के खर्चे 2 पैरामीटर्स, आयात और निर्यात 2 पैरामीटर्स। मुझे ये बताएं बीजेपी की प्रवक्ता शबनम जी कि क्या इनमें बढ़ोतरी हुई? नहीं हुई। जब नहीं हुई तो इन्होंने किस आधार, देखिए ये सिर्फ वैसा ही प्रोपेगेंडा है कि मैं अपने आप को बोलूं मैं बहुत अच्छा हूं। जैसे मैंने कहा कि मैं स्विस बैंक से काला धन लेके आऊंगा, कोई काला धन नहीं आया। जैसा मैंने कहा नोटबंदी करके काला धन बाहर ले आऊंगा, नहीं आया। आदर्श गांव गोद लिए गए, नहीं, एक भी नहीं हुए। स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान हुआ, नहीं हुआ। महीनों एक मिनट मेरी बात खत्म कर लेने दीजिए, मेरी बात खत्म कर लेनी प्रदीप जी। महीनों पहले एक प्लेन गया था मेहुल चौकसी को पकड़ने, वो भी वापस नहीं आया। मजबूरी है हमारी, नहीं वो भी वापस नहीं आया। तो ये केवल बातें करना जानते हैं, खुद में बोल देंगे मैंने किया। अगर इन्होंने किया था, मुझे एक बात बताइए, जब अगर सब कुछ कोविड काल में अच्छा हुआ था तो वहां पे स्वास्थ्य मंत्री को क्यों हटाया गया? उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, यदि उत्तर प्रदेश में सब कुछ बढ़िया हुआ था तो पूरे देश की मीडिया क्यों लगी हुई थी कि नहीं मुख्यमंत्री बदला जाएगा? उत्तराखंड में आपने 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिया। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि सच्चाई का अनुभव इनको भी है, सच्चाई का ज्ञान इनको भी है, बट वही है कि मैं सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहता। मजबूरी हमारे साथ में, एक आपको रोकना पड़ेगा, ब्रेक पर जाना पड़ेगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप अपना स्क्रीन छोड़ करके कहीं ना जाइए, क्योंकि बहुत शानदार डिबेट चल रही है। और क्या सवाल यही है कि क्या हमारा उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश की श्रेणी से निकलकर नंबर 1 हो गया है? शबनम पांडे कह रही है कि हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो बड़ी है, और तमाम चीजें ऐसी गिना रही है जिससे कि एक अच्छी छवि उत्तर प्रदेश की गढ़ी जा सके। लेकिन विपक्ष इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। चर्चा इसी पर जारी रखेंगे, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं आदित्यनाथ योगी। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। बढ़ा रोजगार तो बढ़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम। यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन। डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराया यूपी का परचम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। दंगाई, गैंगस्टर, महिला अपराध, सब पे लगाई है कस के लगाम। मोदी जी का है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम। कोविड मैनेजमेंट, राशन वितरण, मुफ्त इलाज सबको, वैक्सीनेशन, हर ओर खुशियां है, शांति हरदम। जब से योगी जी बने सीएम, यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। और खुशबू में झूम के भाई लेके
पानी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। हम शबनम पांडे जी का रुख करेंगे। शबनम पांडे जी, आपने कहा कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई, बेरोजगारी में कमी हो गई और ईज ऑफ डूइंग में उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे निकल गया। कोई शक नहीं है, ईज ऑफ डूइंग में हमने छलांग लगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी इनकम भी कई गुना प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गई है, आंकड़ों के हिसाब से इसमें भी कोई कमी नहीं है। बात बेरोजगारी की करें तो कपिल जी ने कहा कि 4% थी और दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी कहा जो अब बढ़कर के 11% हो गई है। तो बेरोजगारी कहाँ कम हुई? मैं आपको जो रिपोर्ट दे रही हूँ, जो आंकड़े दे रही हूँ, वो मैंने या हमारी पार्टी ने नहीं बनाया। मैंने इसीलिए संस्था का नाम भी दे दिया, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बनाया था, जो 2017 में उन्होंने बताया 17.5% बेरोजगारी थी और मार्च 2021 में वो घटकर 4.1% रह गया। लेकिन कोरोना को अगर विपक्षी पार्टी अपनी राजनीतिक अवसर समझते हैं तो समझते रहे, पर सदी की सबसे बड़ी महामारी रही। केवल उत्तर प्रदेश या हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व इसकी चपेट में आया और पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक पूरी ताना बाना कहीं ना कहीं हाशिए पे आई। ठीक है, नहीं, एक एक बात का शबनम पांडे जी, एक एक बात का जवाब लेते चलते हैं। रोहित जी, आपके बात में आऊंगा। रफत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रफत जी, आपने कहा कि बेरोजगारी दर बढ़ गई है, शबनम पांडे जी कह रही हैं कि वो बाकायदा ऑथेंटिक आंकड़े पेश कर रही हैं। नहीं ये तो ये कल के पेपर को अगर देख रही है तो ये देख ले, कल के पेपर रिसेंटली बात हो रही ना, बोर्ड कर रही है। रिसेंटली जो आंकड़े हैं उस पर बात हो रही है, रिसेंटली आंकड़ों पे बात हो रही है। और यूपी की बात हो रही है, यूपी की बात हो रही है, दिख रही है पेपर में, वो नहीं दिखता। राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेप होने पे कैसे लड़कियां खुद से गई, वो इन्हें नहीं दिखता। उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों के काम के लिए जनता लाई है, चश्मा सरकार बनाई है। अगर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, नहीं आ रहा हूँ रोहित जी आपके पास जी। देखने वाली विपक्षी पार्टियां, गलत आरोप लगाने वाली विपक्षी पार्टियां, जनता की जायज मांगों को सुनना पड़ेगा। आज 1,37,000 शिक्षक क्यों करने पे हैं? 1,37,000 शिक्षक क्यों करने पे हैं? 69,000 अभ्यर्थी क्यों करने पे हैं? शिक्षा मित्र अपनी व्यवस्था कह रहे हैं, लेकिन आप लोग संवेदनहीन लोग, आप संवेदनहीन लोग हैं। आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है, किसी के आप अधिकार की बात कर पाए। आप नहीं आता अपने एजेंडे पर काम करता है कि देश की जनता किसको जनादेश दे रही है। अगर हमें जनादेश देख रही है तो आपके अंदर संवेदनहीनता है ही नहीं, आप बिल्कुल संवेदनहीन नहीं है आपके अंदर। रफत जी, आपकी बात हो गई। शबनम जी से कुछ सवाल लेने हैं, पूरे विपक्ष ने सवाल पूछे हैं। शबनम पांडे जी, सवाल यह है कि विपक्ष की बात मान लेते हैं कि विपक्ष आप पर हमला करेगा, लेकिन हमारे साथ में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं शशिकांत पांडे जी, वो कह रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय की जो फिलॉसफी थी
कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लानी है, वो नहीं पहुंची। अगर वो नहीं पहुंची तो हम बीमारू प्रदेश से निकल के नंबर 1 प्रदेश कैसे बन गए? क्यों धरने पे हैं? क्यों 69,000 अभ्यर्थी सड़कों पे हैं? क्यों आज शिक्षा मित्र रो रहा है? जब कोरोना में उनको इन्फेक्शन होता है तो इनको जो मर जाते हैं रफत जी आपसे अनुरोध करेंगे कि जरा हम शबनम पांडे जी से एक सवाल ले लें, फिर आपको दोबारा मौका दूंगा। शबनम पांडे जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ही के जो नेता हैं, जो अब नहीं है और जो जिनकी फिलॉसफी काफी आप लोग एडॉप्ट करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लानी है। शशिकांत पांडे जी कह रहे हैं कि वो नहीं हो पाया, फिर उत्तर प्रदेश कैसे नंबर 1 बन सकता है? अपना तथ्य है, लेकिन मैं जो तथ्य कह रही हूँ उसको मानने से वो इनकार नहीं कर सकते। पहले गरीब के घर में कोई बीमार होता था तो वो अपनी जमीन बेच के इलाज करते थे। आज आयुष्मान भारत के तहत हमारे प्रदेश के गरीब जनता जो अंतिम पंक्ति में खड़े है 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा पाता है। पहले हमारी महिलाएं, माँ, बेटी, बहुएं शौचालय के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त देखा करती थी। जो विपक्षी पार्टी लोकतंत्र को हाशिए में कहते हैं और वो उनकी आजादी को हाशिए पे देख नहीं पाई थी, और हमारी सरकार ने शौचालय बनाकर दिया। शबनम पांडे जी, आपने ये सारी योजनाएं बहुत बार गिनाई हैं और 2014 से लेकर के आज तक जनता आपको इसी पर वोट भी करती है, ये सौभाग्य योजना और तमाम योजनाओं को लेकर। अब समय इससे आगे बढ़ने का आ गया है। आपने कहा बेरोजगारी दर 4% से कम हो गई है, जबकि वास्तविकता में ये 11% से ज्यादा है। लेकिन जब कोरोना आया है तो निश्चित तौर पे कोरोना की महामारी जो सदी की सबसे बड़ी महामारी और वैश्विक महामारी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। विश्व का कोई एक देश का नाम बता दीजिए जहाँ की आर्थिक व्यवस्था नहीं बिगड़ी हो, जहाँ बेरोजगारी की। लेकिन शशिकांत, रोहित जी आपको पूरा मौका दूंगा। शशिकांत पांडे जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का हाल अफ्रीका के कुछ हालों से भी बदतर है। समिट पे प्रश्न ये कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि इन्वेस्टर समिट में हमने 4.68 लाख करोड़ का रोज यार जी आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। ठीक है शबनम पांडे जी, रोहित सक्सेना जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, फिर मैं कपिल जी के पास जाऊंगा। मैंने आपको बहुत शांत जी, रोहित जी का कहना है आप लोग उत्तर प्रदेश नंबर 1 इसमें बन गया है आंकड़ों को छुपाने में और अपराध में और लोगों की आवाज दबाने में। उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। क्या रोहित जी मैं गलत कह रहा हूं? की बात बहुत शालीनता सुनी है, मैं उम्मीद करूंगा आप मेरी बात भी सुनेंगी। आपने किसी थर्ड पार्टी की, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी है शबनम जी, बोलने से सिर्फ कुछ नहीं होता, बात सुनिए। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपने किसी थर्ड पार्टी एजेंसी का हवाला दिया है कि उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा सी। स्वामी प्रसाद मौर्य किसके मंत्री हैं मुझे बताइए? आपके हैं? उनके विभाग ने एक मिनट प्रदीप जी एक मिनट रुकिए। उनके विभाग ने ये रिपोर्ट आरटीआई में दी है कि 2018-19 में जो बेरोजगारी दर, मैं इनके विभाग की बात कर रहा हूं, ये थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो 5.92% थी, वो 2019-20 में 9%, 9.97%, लगभग दुगनी हो गई है। इनके मंत्री के विभाग से आरटीआई को ये जवाब दिया गया है। इनके मंत्री ने जवाब दिया, इनके मंत्री के विभाग ने। मैं थर्ड पार्टी का रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, मेरे पास दस्तावेज हैं। मैं चाहूंगा आपका कैमरामैन दिखाए इनके जो है मंत्री के आरटीआई के जवाब को। देखिए, ये इनके मंत्रालय ने, लेबर डिपार्टमेंट जो इनके मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके विभाग से ये सूचना दी गई है कि बेरोजगारी दर 19-20 से 18-19 से 19-20 में दुगनी हो गई है। कौन से आंकड़े की बात कर रही हैं? रोहित सक्सेना जी, आप इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे कि ये सदी की सबसे बड़ी महामारी थी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इस सदी की महामारी में, एक मिनट सुनिए, सुन तो लीजिए, आप सवाल के जवाब सुनिए। अगर वो सदी की सबसे बड़ी महामारी थी, वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी डगमगाई है, तो ये कहां से तरक्की कर गए, किस तरह से कर गए? भाई इनके ही वित्त मंत्रालय ने मुझे रिपोर्ट दी है ना कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ माइनस में चला गया।
आप देखिए ना रिपोर्ट, इनके कहने से क्या होता है। मैं कब कह रहा हूं कि मैं, देखिए वैश्विक महामारी थी, ठीक है, जैसे इन्होंने पहला झूठ बोला ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई, और एसबीआई की रिपोर्ट देखिए या आईएमएफ की रिपोर्ट देखिए, रोहित सक्सेना जी, आईएमएफ की रिपोर्ट देखिए जिसने 11% कहा था कि डेवलप की बढ़ोतरी होगी, हालांकि उसने कम करके 9.4% कर दिया जीडीपी का ग्रोथ। आपको क्या नहीं लगता कि ये ठीक ठाक है इस कोरोना काल में भी? अरे कैसे ठीक ठाक हो जाएगा भाई साहब, आप मुझे बताइए। 2016 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई जिसको इन्होंने एक बच्चे को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। 2018 में भर्ती हुई, एक बच्चे को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। अभी आप देखिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती में क्या हुआ? नौकरी मिली है पुलिस विभाग में, कहां दिया गया? आप देखिए ना, वो बच्चे कोर्ट के चक्कर खा रहे हैं। अब तक 1 लाख कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, वो नौकरी मिली है, कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। आप पता तो करिए, इन्होंने तो उनका एग्जाम ले लिया, सब कुछ कर लिया, पोस्टिंग दी क्या? पोस्टिंग नहीं दी, वो बच्चे धक्के खा रहे हैं। कितने बच्चों की मौत हो गई दहशत में। अभी आप बताइए, आपने अभी 2-4 दिन पहले कवर किया था ना 69,000 शिक्षकों वाला, जो गोमती नदी से बच्चा कूद गया, कितने बच्चे घायल हो गए। अरे ये संवेदन की बात क्या करते हैं, संवेदना की बात क्या करते हैं, जिन्होंने इतने लोगों के मरने के बाद ये कह दिया कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। रोहित जी 69,000 सहायक शिक्षक बनाए गए, लेकिन आप मुझे बताइए ओवरऑल जो वो आरक्षण को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, इसका देखिए एक बात समझिए, एक मिनट, इसलिए क्योंकि इनकी भर्तियों में ये तक हुआ है, इनकी भर्तियों में ये तक हुआ है कि शिक्षा मंत्री के भाई को गरीब दिखा करके भर्ती कर लिया गया, और जैसे ही मामला आप लोगों ने दिखाया उसको टॉर्च वापस कर, तो इनके यहाँ भर्तियां ऐसे हुई हैं, इनके यहाँ इनके घर में उजाले हुए, गरीबों के घर में उजाले नहीं हुए। मतलब लोगों को, जैसे ये कह रहे हैं कोरोना काल में लोगों को अपने प्यारे लोगों को उनका 16वां अंतिम संस्कार तक करने का मौका नहीं मिला। रोहित जी अपनी बात पूरी कर ले। मैं कह रहा हूं कोरोना काल में लोग अपने लोगों को 16वां संस्कार तक नहीं दे। बहन जो फर्जी आंकड़े परख रही थी उनका मैं असली जवाब जी लिखा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश इंक्रीज 11.4 percentage points, rose to 21.5 in April 2020। तो आप देखिए ये 2020 के आंकड़े हम आपको दे रहे हैं, जो 2018 से बढ़ करके और 2020 में जो है वो 11.4% इंक्रीज करके 21.5% देख लीजिए, और ये CMIE के आंकड़े हैं, ये CMIE के आंकड़े हैं जिनको ये परहेज साबित करना चाहिए। CMIE के आंकड़े आपको बता रही और ये आपके पास है, आप मौखिक आंकड़े दिखा रहे हैं। आंकड़े 2017 में कितने थे और 2021 दूसरी बात मैं आपको बता दूं, लीजिए आपने जिस तरीके से फर्जी आंकड़े उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए किया, जैसे आपने कहा इज ऑन डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। हम आपसे एक बात समझना चाहते हैं, मुझे कर समझा दें। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या उत्तर प्रदेश अभी भी बीमारू प्रदेश है? क्योंकि आपकी सरकार ने भी इसको सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश की थी। कपिल जी, बीमारू प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमारे समय में भी था, हमने भी अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश की और इनसे बेहतर अपलिफ्टमेंट किया था, लेकिन इन्होंने और पतन कर दिया। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हमारी बहन से मेरा कुछ प्रश्न था वो रह जा रहा है बार बार, मैं सोच रहा हूं पूछने के लिए, आप कुछ और कह देते ही और हमारी बहन से वो प्रश्न रह जाता है। देखिए ये हमेशा एक बात कह रही थी, इज ऑन डूइंग बिजनेस में हम दूसरे नंबर पे। भाजपा ने इस फर्जी चीजों को इतना तेज प्रस्तुत किया, आपने भी इस बात को कहा। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, इज ऑन डूइंग बिजनेस है क्या? व्हाट इज दिस इज ऑन डूइंग बिजनेस? ये मुझे समझना है। भाई कपिल जी, इज ऑन डूइंग बिजनेस आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी। आप इतने प्रखर प्रवक्ता हैं, इतने विद्वान प्रवक्ता हैं। ईज ऑफ डूइंग में हम जो नंबर थे हमारे पास में 90 नंबर पे थे, हम उठ करके 67 नंबर पर आ गए हैं। लोगों के काम आसानी से हो रहे हैं, ऑनलाइन चीजें हो रही हैं। नमन करता हूं, लेकिन मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं, ये फर्जी आंकड़े क्या है? इज ऑन डूइंग बिजनेस सिर्फ ये है कि अपने बिजनेस को प्रदेश के बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक मापक तय किया, जिसमें कहा कि 184 हम आपको सुझाव दे रहे हैं और अगर आप इन सुझावों को मान लेंगे तो आपके यहाँ बिजनेस ज्यादा आ सकता है। और इन्होंने 182 में से 180 सुझाव मांगे, लेकिन मानने के बाद भी। ठीक है कपिल जी, आपकी बात हो गई। रफत जी,
रफत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये है कि गन्ना जो पहले 2012 से 2017 तक जिसका जो भुगतान किया गया था वो करीब 70-80 हज़ार किया गया था, 80 हज़ार करोड़ किया गया था, और अभी तक 4-4.5 साल में 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर दिया गया है। तो चीजें लगातार बढ़ रही है ना, आपको नहीं लगता है क्या रफत जी? सामने ईज ऑफ अरे मैंने तो आपको सुझावों को नहीं माना, सुझावों को इम्प्लीमेंट किया गया है और इम्प्लीमेंटेशन से बिजनेस हमारे उत्तर प्रदेश में आसानी से आ रहे हैं। रफत, कपिल जी आप रुक जाइए, मेरा सवाल रफत जी से था, रफत जी को भी मौका दीजिए भाई जी। शबनम पांडे जी आप भी रुकिए, रफत जी को जवाब देने दीजिए जी। हेलो रफत जी, अगर आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल आपसे ही है। जी बताइए। सवाल ये है कि चीजें बढ़ी है ना, गन्ने का भुगतान जहां पिछले सरकार के समय में 75-80 हज़ार करोड़ हुआ था, एक बार 1.25 लाख से ज्यादा करोड़ का भुगतान हुआ है। किसान को सम्मान निधि दी जा रही है, लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है, तो चीजें आगे बढ़ रही है ना। के लिए लगातार सड़कों पर है, आज भी किसान आंदोलन कर रहा है, लगातार जो है किसान अपनी मांगों को लेकर इनसे जो है सवाल जवाब हो रहा है, लेकिन ये बात नहीं करते, ये आश्वासन देते हैं। और कहने अभी आप बता रहे थे ना कि यूपी में जो हालात है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये नहीं कि आज सरकार किसी की है कल किसी की, तो ये रुक जाएगा। लेकिन जब आपकी नियत में फर्क होता है तो आप उस चीजों को लगातार आप जो है इग्नोर करते हैं। इन शबनम जी की बात नहीं, शबनम जी पहले हम अपनी बात पूरी कर लें तब जरूर बोलिए आप। मैं बीच में नहीं बोलती हूँ, इसको जान लीजिए। वो दिख रहा है, तो खैर उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो आप प्लीज चुप रहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं आज महंगाई बोल नहीं रहा, आप जबरदस्ती बोल रही हैं चुप रहने। आज महंगाई चरम सीमा पे, तेल के दामों की लगातार वृद्धि होगी, तो इन्हीं ने लोगों की रसोई के बजट को बिगाड़ दिया। आज आम आदमी जो है कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है। डीजल पेट्रोल की मांगों को आप लगातार बढ़ रहा है दाम, तो ये जो डीजल पेट्रोल के दाम एक पूरा प्रोसेस होता है। बताऊंगा, हमारे पास और भी मेहमान है। जी बिल्कुल जी आ रहा है, वो पूरा एक प्रोसेस वे में होता है, लेकिन ये लगातार महंगाई, ये आम जनता को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। आज सरकार क्या कह रही है, ये बात सही है, तेल के दाम बढ़े हैं, चाहे वो गाड़ी में पड़ने वाला तेल हो या सब्जी में पड़ने वाला तेल हो, दोनों के दाम खूब आसमान पर है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। लोगों का पूरा बजट डगमगा गया है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। हम शशिकांत पांडे जी का रुख करेंगे। शशिकांत पांडे जी, आपने दक्षिण अफ्रीका के कुछ देशों से तुलना की है जो बहुत कमजोर देश हैं, क्या आधार है आपके पास में सर? आपको बताता हूं प्रदीप जी कि उत्तर प्रदेश में जो है वो जो पर 1000 पे जो शिशु मृत्यु दर है, चाइल्ड डेथ का जो फिगर है वो 64 का है। और अफ्रीकी देशों में, जो अफ्रीका के जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज है, माली वगैरह जो बहुत ही जो लड़ाइयाँ झेल रहे हैं, वहाँ पर वो जो फिगर है वो 60 है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम एक अपने आप को उत्तम प्रदेश कहते हैं। हम देखिए, ये बात कुछ वैसे ही है जो आंकड़ों की बात हो रही थी, कुछ शबनम जी कह रही थी, कुछ कोई और कुछ कह रहा था, ये बातें कुछ वैसी ही हैं कि हम जो है वो गिलास आधा है खाली है या आधा भरा हुआ है। बिल्कुल ये फिलॉसफी वही है जो तमाम बातें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम इम्प्रूव किए। लेकिन अभी आयकर शास्त्री आप हमारे पैनल में, उन्होंने कहा कि हमने 90,000 करोड़ के जो है वो राजकोषीय जो घाटा है वो हमारा दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश का। तो ऐसे तमाम आंकड़े रखे जा सकते हैं जिसमें कि अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, जिससे कि डायरेक्ट आम जनता जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से सरकार ने, मैं ये नहीं कहता कि कुछ चीजें नहीं की है, सरकार ने बहुत सारी चीजें की भी है, उज्ज्वला योजना के बेनिफिट जनता तक पहुंचे हैं। तो हेल्थ सेक्टर में सरकार ने जो है वो जो पहले मेडिकल कॉलेजेस थे वो 12 से बढ़ा करके 30 मेडिकल कॉलेज ले गए हैं, वो कंप्लीट नहीं हुए, वो अलग बात है। तो ये चीजें हुई हैं, लेकिन अभी खास तौर से जो कोविड का दौर था, हमें आंकड़ों की बाजी में जाने की जरूरत नहीं। हम अपने आसपास देख सकते हैं कि लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों के आय के जो जरिया थे वो कम हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये जो है सरकार से जो अपेक्षाएं थी, स्पेशली जो कोविड के दौर में जो है वो उसको पूरा करने में जो है वो विफल रही है। ठीक है, तो इसीलिए आप कंपेयर कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के देशों की। शबनम पांडे जी, आप छोटा सा उत्तर दे दीजिए।
शशिकांत जी आऊंगा रोज जी आपके पास। शशिकांत जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर इतनी हाई है, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है और तमाम आंकड़े गवाह हैं कि कैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं। से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिस तरीके के उत्तर प्रदेश हमें विरासत में मिला था 2017 में, उस उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर आया है। निश्चित तौर पे विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती है और लगातार इसमें बढ़ोतरी करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर देखा जाए जिस स्पीड से चौमुखी विकास उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के समय हुआ है, इसको कोई इनकार भी नहीं कर सकता। हमने जो मूलभूत आवश्यकताएं थी। शबनम जी ठीक है, हमारे साथ में कैथल साहब बने हुए हैं। कैथल साहब, आपसे एक जवाब चाहेंगे। सरकार का दावा कि 4 लाख करोड़ की एफडीआई आई है और लेकिन शशिकांत पांडे जी कह रहे हैं कि आंकड़े जो गिनाए जा रहे हैं वो पूरे सच नहीं है, क्या कहेंगे आप? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टर समिट और दूसरी एफडीआई और एफआईआई को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे इवेंट्स किए गए, लेकिन हकीकत अभी जो है वो इससे परे है। तो हकीकत को अमल में लाइए और सही चीज़ को रखने की कोशिश करें। एक चीज़ अभी जिस चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना पक्ष रखना चाहूँगा, आज के दौर में कोविड के काल में आपने देखा कि बेरोजगारी बढ़ी है, तो उससे बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वो हकीकत है। और पेंडेमिक है, इतना वास्ट लेवल पे है, तो ये चीज़ें लाजमी है। और दूसरा, इस समय सरकार को अगर राजकोषीय घाटा हमारा बढ़ भी जाए तो उसे वहन करके लोगों को उनकी थाली में सब्सिडी दे करके उनको तेल के कीमतों को डाउन करना चाहिए। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन की का पर हमें ज्यादा गौर नहीं करना, गौर ना करते हुए क्या हमें चाइना मॉडल अपनाना चाहिए? देखिए, ये वो दौर है, अगर आप आम जनमानस को 2 वक्त की रोटी मुहैया करा पाएंगे तो वो उनके लिए लाभकारी है और वो आने वाले दिनों में उनकी स्थिति को सुदृढ़ करेगा। ठीक है, रोहित सक्सेना जी आपका फाइनल कमेंट। जी देखिए, पहला मेरा आपको सवाल होगा, दूसरा मेरा शबनम जी से जवाब होगा। जैसे आपने कहा कि चीजें तो बड़ी हैं, आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। हेलो हेलो, ऑडिबल है? रफत फातिमा जी ऑडिबल है क्या? ऑडिबल है? हेलो हेलो हेलो, ऑडिबल है क्या आपको प्रदीप जी मेरी आवाज? प्रदीप जी, आपको क्या मेरी आवाज मिल रही है? मैं ये कहना चाहता हूं प्रदीप जी, जैसे अभी आपने एक बात कही कि चीज़ें बढ़ी हैं, बढ़ी कैसे? अभी आपने कुछ दिन पहले हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी जिसमें यूपी सरकार ने दावा किया था हमने कोविड-3 को लेकर के सरकार के बजट बढ़ा दिए, और हमने एक पोल खोल दी कि जिस बजट को 2.5 गुना बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इन्होंने एक्चुअली में चीज़ों की एक्चुअल कॉस्ट से 2.5 गुना ज़्यादा पे उन चीज़ों को खरीदा है। इन लोगों ने उन चीज़ों की जो एक्चुअल कॉस्ट थी, इन्हीं की सरकार ने जो खरीदा है, हमने जो खरीदा है दिल्ली में, उससे 2.5 गुना बढ़ा के खरीदा है। दूसरा मेरा सवाल है शबनम जी से, मुझे ये बताइए 2018 में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके उत्तर प्रदेश में एक इन्वेस्टमेंट सबमिट करके इवेंट हुआ जिसमें यह कहा गया कि 7,000 कंपनीज को लाइसेंस दिए जाएंगे। मुझे यह बताएं बीजेपी की प्रवक्ता कि कितने लाइसेंस दिए गए और उसके थ्रू कितना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया। आपको कोई अधिकार नहीं है जनता के पैसे को मुंबई में ऐड करने के खर्चा करने का, दिल्ली में ऐड करके खर्चा करने का, इवेंट के नाम पे खर्च करने का, जिसके वापस कुछ नहीं आए, और फिर उसके बाद आप दावा करें आप नंबर 1 हो गए। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, जनता आप जाग गई है। जनता ने आपको महाराष्ट्र, दिल्ली में 3 बार, बंगाल में 2 बार, झारखंड में आपको बहुत अच्छा जवाब दिया है। समय इतना ही है। यूपी में भी जवाब 2022 में आपको मिलने वाला है। ठीक है शबनम जी, आपका फाइनल कमेंट 20 सेकंड में। की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनकी बातें कुछ और होती है और अपने प्रदेश में किस तरीके से जीएसटी बढ़ा के पेट्रोल के दाम बढ़ाए हुए हैं, कांग्रेस को देखता नहीं है। जिस तरीके से आज मुंबई में कार तैर रहे हैं, उन्हें दिखता नहीं है। कोरोना काल में
एक दिल्ली ही केवल आम आदमी पार्टी के पास रहा, लेकिन हाहाकार मची रहे। लेकिन कोरोना के समय चाहे मजदूर हो चाहे कोई हो, सबका विश्वास उत्तर प्रदेश में रहा। उत्तर प्रदेश डेफिनेटली वैश्विक महामारी के चपेट में आया, लेकिन विकास कार्य लगातार ऊंचाइयों पर रहा, और इसका प्रमाण है रिपोर्ट कार्ड 2022 तक आएगा। बहुत शुक्रिया शबनम पांडे जी, और आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सत्ता पक्ष जहां पर अपनी आंखें प्रस्तुत करके ये कह रहा है कि बीमारू प्रदेश से निकाल करके हमने प्रदेश को नंबर 1 बना दिया है, तो वहीं सत्ता पक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और तमाम आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है कि कैसे हम कहां थे और कहां पर आ गए। तो वहीं जो न्यूट्रल हमारे लोग हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि काम हुआ है, लेकिन इस बात से भी कोई शक नहीं है कि हम अभी भी दक्षिण अफ्रीका के उन रुग्ण देशों से भी काफी पीछे हैं जहां पर जिन्होंने हमसे ज्यादा तरक्की की है। और अर्थशास्त्री जी भी हम बता रहे हैं कि जो होना चाहिए था दरअसल वो काम हुआ नहीं है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फिलॉसफी थी कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, वो मुस्कान अभी नहीं आ पाई है। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष को अभी और बहुत कुछ करने की इसमें गुंजाइश है, और अभी 6 महीने का वक्त है। वो लोगों की खुशियों को जीत सकते हैं, वो लोगों की उम्मीदों को जीत सकते हैं, और ये 2022 का रण भी इसमें जीतने में उनको मदद मिलेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक